सरस्वती सिंधु सभ्यता। इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि नदियों का सभ्यता यानी सिविलाइजेशन से क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना को समझेंगे, भवन निर्माण, वो अपने घर कैसे बनाते थे ये समझेंगे, जनजीवन, लोगों का रहन सहन कैसा था उसके बारे में जानेंगे, वहाँ की शिल्प कला कैसी थी और वो लोग किन चीज़ों का और किस तरह का व्यापार करते थे ये सब जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप किन्हीं भी पुरानी जो एंशंट सिविलाइजेशंस हैं उनको देख सकते हैं, चाहे वो नील नदी घाटी की सभ्यता है, चाहे वो चीन की सभ्यता है, चाहे वो मिस्र की सभ्यता है, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है और चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता है। ये सारी सभ्यताएं नदी घाटियों के पास ही पनपी हैं। कारण जल की आपूर्ति, तो वहाँ पानी मिलता रहता है पशुओं के लिए, मनुष्यों के लिए, पूरे दिन की हर तरह की ज़रूरत के लिए पानी मिलता है। तो पानी की उपलब्धता की वजह से लोग यहाँ इनके आसपास आकर बसे हैं, चाहे वो खेती का काम हो, चाहे डोमेस्टिक यूजेस हों, हर चीज़ के लिए पानी की उपलब्धता है। सरस्वती नदी की अगर बात करें तो सरस्वती नदी भारत की प्राचीनतम नदियों में से एक थी, आज विलुप्त हो चुकी है। इस नदी की अनेक शाखाएं भी थी। विभिन्न प्रमाणों से इस नदी की उपस्थिति 5000 वर्ष पूर्व तक की मानी जाती है। भूआकृतिक अवशेष और उपग्रहों से, सैटेलाइट से जो हमें चित्र मिले हैं, जिसे पैलियो चैनल बोलते हैं। पैलियो चैनल क्या चीज़ होती है? पैलियो चैनल का मतलब है नदियों का पूर्वकालिक प्रवाह। तो ये जो एविडेंसेस मिले हैं, भूआकृतिक अवशेष और पैलियो चैनल, पहले जो नदियाँ बहती थी उनके जो अवशेष और वो जो प्रवाह हम आज जिसको हम स्टडी करते हैं, उससे हमें क्या पता चलता है कि ये नदी पहले बहती थी। और खुदाई में सबसे अधिक सन 1500 के लगभग पुरातात्विक स्थल इन्हीं नदियों के किनारे मिले हैं। और सरस्वती नदी कहाँ से निकलती थी? आदिबुद्री से निकलती थी और हरियाणा के कई जिलों से होते हुए। कौन से जिले? जैसे कि यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा से बहती हुई राजस्थान व गुजरात होती हुई अरब सागर में जाकर मिलती थी। इस सभ्यता से संबंधित जो दूसरी नदी है वो है सिंधु नदी, जो आज भी बहती है और इसका अधिकतर प्रवाह वर्तमान पाकिस्तान में है। मोहनजोदाड़ो, चहुंदड़ो, बालाकोट जैसे प्रमुख स्थल इसी नदी के किनारे पर स्थित हैं। तो सरस्वती, सिंधु एवं इनकी जो सहायक नदियां हैं, इनके किनारे बहुत सारे नगरों के अवशेष मिले हैं और इस सभ्यता को ही सरस्वती सिंधु सभ्यता कहा जाता है। जो सभ्यता सरस्वती नदी और सिंधु नदी के क्षेत्रों में उनके आसपास पाई गई है, तो इसे सरस्वती सिंधु सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता के जो नगर हैं ये अस्तित्व में कैसे आए? इतिहासकारों को इनके बारे में पता कैसे चला? पता कुछ यूं चला कि रेलवे लाइन बिछाने के लिए कुछ रोड़े चाहिए थे, कुछ ईंट पत्थर चाहिए थे। तो पंजाब में जब ये काम चल रहा था, उस समय भारत अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ करता था, तो जब ये काम चल रहा था तो मज़दूर लोग जो है वहाँ से कुछ ईंट पत्थर रोड़े जो है उठा लाए। तब जाके अंग्रेज अफसरों का इस बात पर ध्यान गया कि यहाँ पर कुछ इस तरह की सभ्यता है। 1921 में दयाराम साहनी ने रावी नदी के किनारे खुदाई की और विशाल नगर के अवशेष निकाले। और फिर 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो से इसी प्रकार के अवशेष प्राप्त किए। तो 1921 में और 1922 में, 1921 में दयाराम साहनी ने, 1922 में राखलदास बनर्जी ने इन नगरों की खुदाई की और कुछ अवशेष प्राप्त किए। तब हमें इस सभ्यता के अस्तित्व का पता चला। और जब इस सभ्यता के अस्तित्व का हमें पता चला तो ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही गौरव की बात थी। कारण ये था कि उस समय भारत में अंग्रेज़ों का शासन था और उस समय तक ये माना जाता था कि वैदिक सिविलाइजेशन ही सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। लेकिन जब करीबन 5000 साल पुरानी सभ्यता जब मिली तो ये हमारे देश के लिए एक गौरव की बात थी, और वो भी एक अर्बन सिविलाइजेशन। हालांकि इसके शुरू में और बाद में कुछ गाँव के अवशेष भी हैं, लेकिन ये उस वक्त बहुत ही गौरव की बात थी। इससे ये पता चलता है कि हमारे लोग उस वक्त बहुत सभ्य थे, जबकि यूरोप में बहुत सारे देशों में, बहुत सारे एरियाज़ में
अमेरिका जैसे देशों में लोग बर्बर जीवन जी रहे थे, वो हंटर गैदरर्स वनवासियों की तरह जी रहे थे। उस वक्त हमारे देश में लोग सभ्य हो चुके थे, सिविलाइज्ड थे। अब हम बात करते हैं इस सभ्यता की नगर योजना की। नगर योजना सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों के अवशेष हमें दो भागों में, एक भाग छोटा होता था तो एक भाग बड़ा होता था। शहर दो भागों में बटा था। जो छोटा भाग था उसे नगर दुर्ग, इंग्लिश में कहें तो सिटैडल बोला जाता था। ये जो छोटा भाग ये कुछ ऊंचा था, ये एक प्लेटफॉर्म पे बना था। ठीक है, तो एक भाग शहर का ऐसा है जो ऊंचा है, एक प्लेटफॉर्म पर बना है, जिसे नगर दुर्ग कहा गया है, जिसे इंग्लिश में सिटैडल कहते हैं। ये कौन से हिस्से में था? शहर के पश्चिमी हिस्से में बना था और यहाँ पक्की ईंटों के जो इमारतें हैं वो बनी हुई थी। दूसरा जो शहर का भाग है वो शहर के पूर्वी हिस्से में था, वो बड़ा था, वो निचला नगर कहा गया है क्योंकि वो प्लेटफॉर्म पे नहीं बना था, वो थोड़ा नीचे बसा था। तो पूर्वी भाग है वो बड़ा है, निचला नगर है, और दोनों ही हिस्से शहर का जो पूरा शहर है वो चार दीवारों से घेरा गया था। वॉल्ड सिटी थी वो, जिसे पक्की ईंटों से बनवाया गया था। दीवारें काफ़ी मजबूत थी। और मोहनजोदारो की अगर बात करें तो कुछ ऐसी सार्वजनिक महत्व की बिल्डिंगें भी वहाँ पे मिली हैं। जैसे कि मोहनजोदारो में एक बड़ा स्नानागार मिला है, और स्नानागार को इतने बेहतरीन तरीके से बनाया गया है कि पानी के रिसाव को रोकने के लिए ऊपर चारकोल की परत भी चढ़ाई गई है। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी, और चारों ओर कमरे और कुएं भी हैं, मिले हैं पास में। कुओं से पानी निकाल कर इसे भरा जाता था, और इसको खाली करने के लिए नालियाँ थी। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि किन्हीं धार्मिक पर्वों पर स्नान करने के लिए इस स्नानागार का इस्तेमाल होता था। तो ये रही बात नगर योजना की। नगर दो भागों में बटा था, एक निचला नगर और एक नगर दुर्ग। अब बात करते हैं सड़कों और नालियों की। उस समय आज से करीबन 4700 साल पहले, 5000 साल पहले भी सिंधु सभ्यता में बहुत शानदार नालियों की व्यवस्था थी, बहुत शानदार ड्रेनेज सिस्टम था, और गलियां, सड़कें एकदम समकोण पर काटती हुई बहुत ही शानदार तरीके से बनाई गई थी। सड़कों की बात करें तो सड़कें करीब करीब 13 फुट से 33 फुट तक चौड़ी हुआ करती थी, और गलियों की चौड़ाई 9 से 12 फुट होती थी। सड़कें एक दूसरे पर समकोण पर काटती थी, जैसा कि मैंने बताया। नालियाँ सड़कों के दोनों तरफ बनी हुई थी, जैसा कि आजकल हम देखते हैं। घरों में जो पानी इस्तेमाल होता था इन नालियों में आकर गिरता था। ये नालियाँ ईंटों से ढकी होती थी, और इनको हटाकर ये नालियाँ अक्सर साफ़ की जाती थी। ये नालियाँ मुख्य नाले में जाकर गिरती थी, जो नगर के बाहर पानी को ले जाता था। विश्व की एकमात्र सभ्यता है जिसमें इतनी व्यवस्थित नालियों की व्यवस्था मिली है। बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। उसके बाद है भवन निर्माण योजना। वो लोग अपना घर कैसे बनाते थे? तो घरों का निर्माण एक योजना से होता था। ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी बना लिया। योजनाबद्ध तरीके से घर बने होते थे, और आमतौर पर घर 2 मंजिले होते थे। घर में आंगन होते थे, रसोई घर, स्नानागार, शौचालय, ये सब चीज़ें होती थी जो आज भी हमारे घरों में होती हैं। वेल प्लान्ड उनके घर हुआ करते थे। दरवाजे मुख्य सड़कों की ओर न खुलकर गली में खुलते थे, और कई घरों में कुएं भी मिले हैं। इन लोगों को प्राइवेसी बहुत पसंद थी, तो दरवाजे जो हैं मुख्य सड़कों की तरफ ना खुलकर गलियों में खुलते थे। उसके बाद हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता, सरस्वती सिंधु सभ्यता जो है ये कितनी पुरानी है। तो विद्वान गार्डन चाइल्ड के अनुसार यह सभ्यता 4000 वर्ष पुरानी है, जबकि मार्टिमर वेलर ने कहा है कि ये करीबन 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच की सभ्यता है, यानी कि 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच इसका समय माना गया है। लेकिन नई खोजों के अनुसार यह सभ्यता करीब 8000 साल पुरानी है। जनजीवन की अगर बात करें तो पहले हम कृषि की तरफ नज़र दौड़ाएंगे। नगरों को देखकर लगता है कि ये लोग काफ़ी समृद्ध और खुशहाल थे। लोग नगरों के अतिरिक्त गांव में भी रहते थे। गांव में रहने वाले लोग खेती करते थे। खुदाई में मिले अवशेषों से पता चलता है कि ये लोग कई तरह की फसलें उगाते थे। कौन सी फसलें थी? जैसे कि गेहूँ, जौ,
दालें, मटर, धान, तिल, सरसों। और खेती करने के लिए बैल, ऊंट आदि की सहायता ली जाती थी। नदियों और तालाबों से ये लोग सिंचाई करते थे। तो कुछ फसलें जैसे कि हम आज हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, वो लोग तब भी इस्तेमाल किया करते थे। गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों आदि। खेती में जानवर जो इस्तेमाल होते थे, बैल थे, ऊँट थे। और नदियों और तालाबों का इस्तेमाल किया जाता था सिंचाई करने के लिए। पशुपालन की अगर बात करें तो लोग बहुत सारे जानवर पाला करते थे। कौन से जानवर थे ये? तो ये जानवर थे जैसे कि ऊँट है, बैल है, गाय है, भैंस है, भेड़, बकरी, हाथी इत्यादि। तो ये सब जानवर पाला करते थे। बतख, खरगोश, हिरण, मुर्गा व तोता आदि पक्षी भी पाले जाते थे। ये सभी जानवर उनके कृषि कार्य, यातायात, भोजन में सहायक थे। इन जानवरों का इस्तेमाल खेती में किया जाता था, आने जाने में, यातायात में किया जाता था और भोजन खाने में किया जाता था। यानी कि उस समय भी लोग मांस खाया करते थे। पशुओं को वे झुंडों में चराने के लिए दूर दूर लेके जाते थे। तो यानी कि उस टाइम भी लोग हर्डिंग करते थे, जानवरों को पालते थे। चलिए अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि इस चैप्टर के हिसाब से देखें तो सरस्वती सिंधु सभ्यता के मापतोल की। तो उस समय आप इन तस्वीरों में देख ही सकते हैं, तराजू भी हुआ करते थे, तोलने के लिए बाट भी हुआ करते थे, धातु के बर्तन भी बनाए जाते थे और मिट्टी के बहुत ही सुंदर बर्तन बनाए जाते थे। तो सुंदर आकार के चर्ट पत्थर के बाट मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो लोग चीज़ें तोलने के लिए इनका इस्तेमाल करते थे। कौन सा पत्थर? चर्ट पत्थर। उनका माप एक समान है। उन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया होगा। बड़ी और भारी वस्तुओं को तोलने के लिए बाट मिले हैं। पत्थर, शंख, तांबा, कांसा, सोने और चांदी से बनी अनेक चीज़ें मिली हैं। तो इस तरह की धातुएं उस वक्त भी प्रचलन में थी, जैसे कि तांबा, कांसा, सोना, चांदी। धातुओं को गलाना, ढालना व मिश्रण करना वे लोग अच्छी तरीके से जानते थे। धातुकर्म में वो लोग माहिर थे। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से भी गहने और बर्तन बनाए जाते थे। मिट्टी के बहुत सुंदर बर्तन इस सभ्यता के अवशेषों में पाए गए हैं। ये लोग इस काम में प्रवीण थे। यहाँ से सुंदर मनकों के गहनों के अतिरिक्त अनेक बाट और फलक भी मिले हैं। और इतिहासकारों को, आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत ही सुंदर आकार के सोने, चांदी, पत्थरों के गहने मिले हैं। आप इन चित्र में देख सकते हैं, मनकों को बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है, तराशा गया है। अनेक मनके एक खास तरह के पत्थर से बनाए गए हैं और वो पत्थर होता था कार्निलियन। कौन सा? कार्निलियन। तो कार्निलियन पत्थरों से मनके बनाए गए हैं, जिनमें माला के बनाने के लिए छेद भी किए जाते थे। अब बात आती है कि वो लोग किस तरह के कपड़े पहनते थे। तो इस बात का इतिहासकारों को कैसे पता चला? तो मोहनजोदारो से कपड़ों के टुकड़े और उनके कुछ अवशेष मिले हैं। कपड़ों के टुकड़ों के कुछ अवशेष मिले हैं और चांदी का एक फूलदान मिला। उसके ढक्कन पे, चांदी के फूलदान का एक ढक्कन मिला था, उसके ढक्कन पे कुछ कपड़े के, कॉटन के अवशेष लगे हुए थे। अन्य तांबे की जो वस्तुएं होती थी उनसे चिपके हुए भी कुछ अवशेष मिले हैं। पक्की मिट्टी और फेयन से बनी तकलियाँ मिली हैं, जो कि सूत कताई का संकेत देती हैं। यानी कि पक्की मिट्टी की तकलियाँ मिली हैं, फेयंस की तकलियाँ मिली हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो लोग सूत काटते थे। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो इससे ये पता चलता है कि वो लोग कपास के कुछ कपड़े बनाते थे और पहनते थे। एक यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्हें पृष्ठ किंग बोला जाता है। ये जो मूर्ति आप इस इमेज में देख रहे हैं, तो इस चित्र में कपड़े का छापा कितना सुंदर है ना। तो इससे ये पता चलता है कि ये लोग कुछ इस तरह के डिज़ाइन के कपड़े पहना करते थे। इसे पुरोहित राजा नाम दिया गया है इस मूर्ति को। इनकी दाढ़ी देखिए कितने सुंदर तरीके से जो है मेंटेन की गई है ना। उसके बाद हम बात करेंगे व्यापार की। तो व्यापार ये लोग कैसे करते थे? आयात निर्यात व कच्चे माल की प्राप्ति कहाँ से करते थे?
कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। कच्चा माल जैसे कि खेत में जब किसान कॉटन उगाता है, कपास उगाता है, तो जो कॉटन वो अपने खेत में उगाता है, उस कॉटन को बाद में इंडस्ट्रीज़ में ले जाया जाता है और वहाँ उसे प्रोसेस करके कपड़ा बनाया जाता है। तो यहाँ पे कॉटन जो है कच्चा माल हुआ। जैसे धातुएं प्राकृतिक रूप से मिलती हैं, कपड़ा बनाने के लिए कपास जिसका मैंने अभी उदाहरण दिया वो मिलती है। तांबा, टिन, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों को वो दूर दूर के क्षेत्रों से मंगवाते थे। तांबा राजस्थान से और पश्चिमी ओमान से मंगवाते थे। याद रखना, भूलना मत, तांबा कहाँ से आता था? राजस्थान से और पश्चिमी ओमान से भी। तो राजस्थान और पश्चिमी ओमान से तांबा आता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन, तो टिन को वो लोग कहाँ से मंगवाते थे? ईरान और अफगानिस्तान से। उसके बाद सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थरों का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोना कहाँ से? कर्नाटक से, और बहुमूल्य पत्थर यानी कि कीमती पत्थर गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से मंगवाए जाते थे। इस सभ्यता की एक साइट है जिसे लोथल कहा जाता है। तो लोथल को इतिहासकारों ने कहा है कि ये जो है एक बंदरगाह है। चित्र में आप देख सकते हैं लोथल बंदरगाह के अवशेष, जहाँ समुद्र से आने वाली नावों से सामान उतारा और चढ़ाया जाता था। तो यानी कि उस समय में, आज से 4-5 हज़ार साल पहले, डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड दोनों ही तरह के ट्रेड हुआ करते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। लोथल व धोलावीरा में बंदरगाह के अवशेष मिले हैं जो ये प्रमाणित करते हैं कि विदेशों से भी व्यापार हुआ करता था। अब हम बात करते हैं कि फेन्स क्या होता था। फेन्स की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स, बहुत चीज़ें मिली हैं। तो फेन्स क्या होता था समझते हैं। खुदाई में फेन्स से बनी मूर्तियाँ, मनके, चूड़ियाँ, बालियाँ, छोटे बर्तन मिले हैं। तो फेन्स आर्टिफिशियली, कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। कैसे तैयार किया जाता था? बालू का इस्तेमाल होता था, स्फटिक पत्थरों का इस्तेमाल होता था, और इनके चूर्ण को, बालू और स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाया जाता था और उसके बाद उससे चीज़ें बनाई जाती थी। उसके बाद इन पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत में आमतौर पर नीले और हल्के हरे रंग होते थे। तो इस तरीके से फेन्स से तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती थी। बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, या कह लीजिए सरस्वती सिंधु सभ्यता की मोहरों की, जिनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा महत्व है। इन मोहरों से हमें उन लोगों के जीवन का, उन लोगों के इस्तेमाल होने वाले जानवरों का, पशुओं का हमें पता चलता है। इन मोहरों से हमें उन लोगों के व्यापार का पता चलता है कि वो लोग व्यापार किया करते थे। ट्रेड में ये सील्स इस्तेमाल हुआ करती थी। तो हड़प्पा के जो लोग हैं वो सेल खड़े की मोहरें बनाते थे। ज़्यादातर मोहरें जो हैं वो आयताकार हैं, जिन पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। मोहरों का प्रयोग एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाने वाले सामान से भरे डब्बों और थैलों पर होता था। थैलों पर मोहरबंदी की जाती थी और मोहरबंदी के लिए लाख आदि जैसी वस्तुओं का प्रयोग करके इन मोहरों से छापे लगाए जाते थे, जिससे यदि कोई सामान के साथ छेड़छाड़ करे तो छापे टूट जाते थे। वो लोग करते क्या थे? वो लोग कोई थैला लेते या कोई बोरी लेते, कोई कट्टा लेते, ठीक है, उसमें वो सामान भरते, उसके मुंह को बांध देते और उसके ऊपर मिट्टी से उसे पाथ देते थे या मिट्टी से उसके मुंह को बंद कर दिया जाता था, पैक कर दिया जाता था। लाख का भी इस्तेमाल करते थे। और उसके बाद ये जो मोहरें हैं, इन मोहरों से उस मिट्टी या लाख के ऊपर ठप्पा लगाया जाता था। अब अगर वो सील टूटी नहीं है, वो सुरक्षित है, मतलब सामान सुरक्षित है। तो इस तरीके से इन तरह तरह की मोहरों का, जिनमें अलग अलग जानवरों के चित्र और कुछ लिपि भी लिखी हुई है जिसे आज तक इतिहासकार समझ नहीं पाए हैं, तो इनका इस्तेमाल हुआ करता था। मनोरंजन के साधनों की अगर बात करें तो खुदाई में बच्चों के मिट्टी के खिलौने व बड़ों के द्वारा खेले जाने वाले शतरंज व चौपड़ के पासे मिले हैं।
खिलौने तो बहुत ज़्यादा मिले हैं, जिनमें बहुत तरह के जानवरों के खिलौने वो लोग बनाते थे, वो सब मिले हैं। तो मनोरंजन के साधनों के अवशेष इतिहासकारों को, आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पे मिले हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये सिंधु घाटी सभ्यता या सरस्वती सिंधु सभ्यता कह लीजिए, इसके कुछ अवशेष हैं। इनको हम हमारे आज के जीवन के साथ ज़रा मैच करके देखते हैं। तो ये जो पहली तस्वीर है, इसमें आप देख पा रहे हैं सरस्वती सिंधु सभ्यता में हमें वट वृक्ष की पूजा के अनेकों प्रमाण मिलते हैं। क्या आज हम वट वृक्ष की पूजा करते हैं? आप ज़रा सोचिए और बताइए। दूसरी तस्वीर में आप देखिए, खुदाई में सन्यासी का कमंडल जैसी चीज़ मिली है। सन्यासी का कमंडल मिला है। क्या आज भी सन्यासी कमंडल का इस्तेमाल करते हैं? जवाब दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है, खुदाई में हमें तुलसी की पूजा के प्रमाण मिले हैं। ये सील जैसी चीज़ मिली है और इस पर ये देखो कुछ तुलसी जैसी चीज़ बनी हुई है। क्या आज भी तुलसी पूजा की जाती है? क्या ये परंपरा हमारे देश में है? उसके बाद देखिए, अनेकों हवन कुंड मिले हैं खुदाई में। क्या आज हवन यज्ञ करने की परंपरा है? उसके बाद 7 महिला व पुरुषों द्वारा मांगलिक कार्यों में परंपरा निभाने के प्रमाण मिले हैं। तो क्या आज ऐसा रिवाज है? शिवलिंग की पूजा के प्रमाण भी मिले हैं। क्या आज शिवलिंग की पूजा होती है? सोचिए। फिर देखिए, चित्र में एक महिला 2 शेरों को अपने दोनों हाथों में पकड़े हुए है। तो क्या आज आप दुर्गा के आरंभिक रूप को, उनकी मूर्तियों को देखते हैं? क्या आज भी उनकी पूजा की जाती है? इस महिला को दुर्गा का आरंभिक रूप माना गया है। शिव की पूजा के अनेक प्रमाण मिले हैं। क्या आज शिव की पूजा होती है? खुदाई में देवी पूजा के अनेक प्रमाण मिले हैं। क्या आज देवी की पूजा होती है? सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग कुबड़ वाले नंदी की खूब पूजा करते थे। क्या आज नंदी की पूजा की जाती है? एक व्यक्ति जो अनेक जानवरों के साथ है और सर्प को हाथ में पकड़े हुए है, जिसे पशुपति शिव माना गया है, तो क्या आज सर्प की पूजा होती है? मोहनजोदारो से खुदाई में कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, जो अपने पूरे हाथों में आभूषण पहने हुए है। क्या आपने ऐसे आभूषण धारण करने वाली महिलाएं देखी हैं? तो ये बहुत सारे अवशेष मिले हैं, बहुत सारी सील मिली हैं सरस्वती सिंधु सभ्यता की। तो उनको आज के परिवेश में देखिए, क्या आज ऐसे रीति रिवाज, ऐसी चीज़ें आज भी हमारे जीवन में हैं कि नहीं है? और जवाब हाँ और ना में दीजिए। तो इस तरीके से आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर कीजिए। यहाँ देखिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले हुआ करती थी। नगरों की स्थापना की शुरुआत लगभग 4700 साल पहले आरंभ हो गई थी, जो कि इस सभ्यता से संबंधित है। सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले हो गई थी। इस सभ्यता का धीरे धीरे 3900 साल पहले अंत होना शुरू हो गया था। सरस्वती सिंधु सभ्यता लगभग 8000 वर्ष पुरानी है। तो इस चैप्टर के हम ये कंसेप्ट्स पढ़ चुके हैं। यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।